अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। दीन दस्तूर और दलील के चैनल पे आपको खुश आमदीद हो। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर लायर्स एंड लॉ स्टूडेंट एंड फॉर आल्सो पब्लिक अवेयरनेसेस। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 27th Constitutional Amendment 2025 explained simply. Introduction. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss a very historical constitutional development in Pakistan, the creation of the Federal Constitutional Court of Pakistan under the 27th Constitutional Amendment 2025. इंशाल्लाह आज हम 27th Amendment जो कि 2025 को ये अमेंडमेंट हुई है और इस अमेंडमेंट के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो क्रिएशन हुआ है हम इसको डिस्कस कर लेंगे। दिस लेक्चर विल एक्सप्लेन। इस लेक्चर में हम नीचे जो गिवन पॉइंट्स हैं हम इसको डिस्कस कर लेंगे। वाई दिस कोर्ट वाज क्रिएटेड, इस कोर्ट को क्यों क्रिएट किया गया है, इट्स कंपोजिशन, इसकी कंपोजिशन क्या क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के जजेस के अपॉइंटमेंट्स के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। इट्स ओरिजिनल अपीलेट रिव्यू एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की ओरिजिनल अपीलेट रिव्यू एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन को हम डिस्कस करेंगे। रिटायरमेंट एज एंड सीट ऑफ द कोर्ट, इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कि जो जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट एज और इनकी जो प्रिंसिपल जो सीट होगी हम इसके हवाले से डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप इन सिंपल इंग्लिश विद आउट एनी टेक्निकल कन्फ्यूजन। सबसे पहले हम इसके चैप्टर 1A को डिस्कस कर लेंगे। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, दिस न्यू कोर्ट इज इंट्रोड्यूस इन Chapter 1A of the Constitution starting from Article 175B to 175L and onward. ये जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को चैप्टर 1A में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है और इसको 1A में 1A में इस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को पुट किया गया है। आर्टिकल 175B कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, आर्टिकल 175B के तहत जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है इसको क्रिएट किया गया है। द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कंसिस्ट ऑफ वन चीफ जस्टिस कॉल्ड Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan and other judges. The number will be decided by Parliament. Until then the President will fix the number. ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसमें एक चीफ जज होगा जिसको चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का नाम दिया जाएगा और उसके अलावा अदर जजेस होंगे जो कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस होंगे। द नंबर विल बी डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, जो जजेस के जो नंबर्स हैं वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। अनटिल देन द प्रेसिडेंट विल फिक्स द नंबर, जब तक इसको जब तक नंबर ऑफ़ जजेस को पार्लियामेंट फिक्स नहीं करता है तब तक जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है इनके नंबर ऑफ़ जजेस को फिक्स कर लेगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये आर्टिकल 175B का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, द कोर्ट में हैव इक्वल नंबर ऑफ जजेस फ्रॉम ईच प्रोविंसेस इंश्योरिंग फेडरल बैलेंस। ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में हर प्रोविंसेस से इक्वल नंबर ऑफ जजेस को अपॉइंट किया जाएगा। इसका मेन मकसद यह होगा कि फेडरल की जो बैलेंस है उसको इंश्योर करना। द प्रेसिडेंट में आल्सो इशू ऑर्डर्स टू मैनेज मैटर्स रिलेटेड टू एस्टेब्लिशमेंट फंक्शनिंग ऑफ दिस कोर्ट। जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो ऑर्डर्स इशू कर सकता है, पास कर सकता है एस्टेब्लिशमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ दिस कोर्ट्स के हवाले से, इस कोर्ट की फंक्शनिंग और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। आर्टिकल 175B अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, अब हम इसमें देखेंगे कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का क्या तरीका है और कौन इसको अपॉइंट करता है। ऑल जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस और इसके जो जस्टिस हैं अदर जो जजेस हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट करेगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 175A जुडिशल कमीशन एंड पार्लियामेंट्री कमेटी, 175A के तहत जो जुडिशल कमीशन और जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके तहत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इनको अपॉइंट कर लेगा। हु कैन बिकम अ जज, ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जज कौन बन सकता है। अब अ पर्सन मस्ट बी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, सबसे पहले तो ये पाकिस्तान का सिटीज़न होना चाहिए। मस्ट फुलफिल एनी वन ऑफ दीज कंडीशन, ये जो नीचे दिए गए जो कंडीशन है उनको उसने फुलफिल करना होगा जो कि जज बनने के लिए डिज़ायर हो। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहले वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो। अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर
एटलीस्ट 7 ईयर, या वो हाई कोर्ट का जज हो एटलीस्ट 7 ईयर, an advocate of a high court for 20 years and also an advocate of the supreme court। या फिर जो है थर्ड पॉइंट इसका ये है कि हाई कोर्ट का वकील हो, एक्टिव प्रैक्टिसिंग लायर हो, जिनकी 20 इयर्स प्रैक्टिस हो, या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट का वकील हो। सीनियरिटी प्रोटेक्शन, अब देखें सीनियरिटी का भी प्रोटेक्शन इस आर्टिकल के तहत प्रोटेक्ट किया गया है सीनियरिटी को। इफ़ अ सुप्रीम कोर्ट जज बिकम्स अ जज ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हिज इंटर सी सीनियरिटी अमंग जजेस रिमेन्स प्रोटेक्टेड। ये जो सीनियरिटी का जो टाइटल यहाँ पे दिया गया है, जो डिफिनीशन दी गई है, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जजेस के हवाले से बताया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जज बन जाता है तो फिर उसकी जो इंटर सीनियरिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बीच में वो प्रोटेक्ट रहेगी, वो उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, वहीं एज इट इज़ रहेगी। वहीं इंटर सीनियरिटी से मुराद वही है जो कि वो जज अगर वहाँ पे जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उसमें अगर वो जूनियर था तो वो फिर वो जूनियर रहेगा, नहीं अगर वो उनमें अगर जजेस में अगर वो सीनियर था तो वो वहाँ पे आके वहीं उसकी सीनियरिटी इंटेक्ट रहेगी। मीनिंग इज़ देयर बाय द सीनियरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस विल बी इंटेक्ट एंड प्रोटेक्टेड। आर्टिकल 175D ओथ ऑफ ऑफिस, जो जस्टिस या चीफ जस्टिस का जो ओथ है वो कौन लेगा? द चीफ जस्टिस टेक्स ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट। जो चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा उनका ओथ जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान लेगा। अदर जजेस टेक ओथ बिफोर द चीफ जस्टिस। अदर जो जजेस हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के, उनका जो ओथ है वो चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एडमिनिस्टर कर लेगा। ओथ फॉर्मेट इज़ प्रोवाइडेड इन द 3rd शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। या चीफ जस्टिस का ओथ हो या फिर जजेस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का ओथ हो, तो वो जो ओथ है वो जो 3rd शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो गिवन है, जो फॉर्मेट दिया गया है उसके मुताबिक वो ओथ को एडमिनिस्टर और ओथ लेंगे। आर्टिकल 175E ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब ये जो है 175E जो आर्टिकल है ये टोटली जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है उस हवाले से डिस्कस करते हैं। इसके मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शन हैं। एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैज़ एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन इन डिस्प्यूट्स बिटवीन गवर्नमेंट्स, मीनिंग इज़ देयर बाय फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है, ये बिल्कुल इसका एक्सक्लूसिवली है। ये जुरिस्डिक्शन किसी और के पास बिल्कुल भी नहीं है। इसका एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन में ये है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ये है कि अगर किसी दो गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो तो तब उसमें ये इंटरफेयर कर सकता है, या फिर वो केस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में दायर की जा सकती है। फेडरल या प्रोविंस के बीच में या फिर प्रोविंसेस गवर्नमेंट्स के प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो तो तब ये जो है एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज कर सकता है। ओनली डिक्लेरेटिव जजमेंट कैन बी गिवन, नो एग्जीक्यूशन और इन्फोर्समेंट ऑर्डर्स। यानी कि ये डिक्लेरेटिव जजमेंट्स जो है इस हवाले से ये इशू कर सकता है, पास कर सकता है, इसमें कोई एग्जीक्यूशन या इन्फोर्समेंट ऑर्डर नहीं होगा। डिक्लेरेटिव जजमेंट से मुराद ये है कि क्या सही है, क्या गलत है, कानून क्या कहता है, किसका राइट है, किसका राइट नहीं है, यही चीज़ें वो डिक्लेयर कर सकता है। एज़ पर लॉ जो है वो चीज़ें ये बता सकता है। इसमें कोई एग्जीक्यूशन या इन्फोर्समेंट कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकता है। उसके बाद जो है फंडामेंटल राइट्स जुरिस्डिक्शन। उसके बाद जो है इसका फंडामेंटल राइट जुरिस्डिक्शन में ये है, इफ़ अ केस इन्वॉल्व्स पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड इन्फोर्समेंट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स देन द कोर्ट में इशू ऑर्डर्स लाइक आर्टिकल 199, बट इफ़ ओनली इफ़ एन एप्लीकेशन इज़ फाइल्ड नो ऑटोमेटिक सू मोटू हियर। जो फंडामेंटल राइट्स के हवाले से है इसमें सू मोटू नहीं ले सकता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। ये आर्टिकल 199 की तरह जो है वो जो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट करवाने के लिए ये अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज कर सकता है। वो भी अगर कोई केस वगैरह फाइल कर ले तो तब ये अपना जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज कर सकता है। यानी कि कोई ऑटोमेटिक सू मोटू का जो जुरिस्डिक्शन है वो इसमें नहीं है।
Transfer of cases. All pending constitutional petition and appeal related to this article previously before Supreme Court or constitutional benches are now automatically transferred to the Federal Constitutional Court. जितने भी सुप्रीम कोर्ट में या फिर कंस्टिट्यूशनल बेंचेस में केसेस पेंडिंग हैं किस हवाले से, कंस्टिट्यूशनल पिटिशन्स के हवाले से, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होंगे फेडरल कंस्टिट्यूशनल कोर्ट में। यानी कि जो कंस्टिट्यूशनल मैटर्स जितने भी सुप्रीम कोर्ट में या फिर कंस्टिट्यूशनल बेंचेस में पेंडिंग है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होंगे फेडरल कंस्टिट्यूशनल कोर्ट में। सू मोटू पावर। द कोर्ट में कॉल फॉर रिकॉर्ड ऑफ एनी केस पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट इफ़ इट इन्वॉल्व सब्सटेंशियल कंस्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। अब ये सू मोटू का जो पावर है वो ये है कि फेडरल कंस्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो इस तरह का आर्डर वो पास कर सकता है जो कि केस पेंडिंग हो बिफोर किसी भी कोर्ट में अगर ऐसा केस पेंडिंग हो जो कि सब्सटेंशियल कंस्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के हवाले से हो, यानी कि कंस्टिट्यूशनल कोर्ट के कंस्टिट्यूशनल मैटर के हवाले से अगर कोई भी केस पेंडिंग है किसी भी कोर्ट में, तो इस हवाले से वो रिकॉर्ड को तलब करने के हवाले से वो ऑर्डर पास कर सकता है। ये इसका समझें कि इसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यही सू मोटू के हवाले से ये है। अच्छा, उसके बाद है 175F में जो है अपीलेट जुरिस्डिक्शन। इसकी अपीलेट जुरिस्डिक्शन क्या है, यानी कि अपील कौन कौन दायर कर सकता है। द फेडरल कंस्टिट्यूशनल कोर्ट हियर्स अपील फ्रॉम हाई कोर्ट्स, अपील्स अलाउज व्हेन पार्लियामेंट अलाउ इट बाय लॉ, हाई कोर्ट certifies the constitutional question, appeal from article 199 cases with leave। अच्छा, जो अपीलेट जुरिस्डिक्शन है वो ये है कि फेडरल कंस्टिट्यूशनल कोर्ट में जो हाई कोर्ट के जो केसेस हैं उसके ख़िलाफ़, उस फैसले के ख़िलाफ़ आप अपील फ़ाइल कर सकते हैं अगर पार्लियामेंट उसको अलाउ करे या फिर हाई कोर्ट सर्टिफाइड करे कि ये कंस्टिट्यूशनल क्वेश्चन है, या फिर जो है आर्टिकल 199 केसेस में इनको लीव मिल जाती है, यानी कि इनको परमिशन मिल जाती है। एक्सेप्शन क्या है इसमें, नो अपील इन फैमिली केसेस, रेंट मैटर्स, यानी कि फैमिली और रेंटल मैटर के हवाले से आप अपील फाइल नहीं कर सकते हैं बिफोर फेडरल कंस्टिट्यूशनल कोर्ट में। ऑल पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट अपील्स रिलेटेड टू दिस जुरिस्डिक्शन स्टैंड ट्रांसफर टू दिस कोर्ट। यानी कि हमने 175 ई में भी हमने डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी कंस्टिट्यूशनल मैटर के हवाले से जो केसेस पेंडिंग है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होंगे कहाँ पे, फेडरल कंस्टिट्यूशनल कोर्ट में। 175G में रिव्यू पावर के हवाले से बताया जाता है, द कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट एंड आर्डर्स। यानी कि फेडरल कंस्टिट्यूशनल कोर्ट जो है अपने जजमेंट और आर्डर्स को वो रिव्यू कर सकता है सब्जेक्ट टू लॉ एंड रूल्स मेड बाय पार्लियामेंट एंड द कोर्ट इटसेल्फ। अच्छा, इसमें एक कंडीशन लगाया गया है कि सब्जेक्ट टू द रूल्स मेड बाय पार्लियामेंट एंड कोर्ट इटसेल्फ। फेडरल कंस्टिट्यूशनल कोर्ट अपने जजमेंट और आर्डर्स पे रिव्यूज़ ले सकता है सब्जेक्ट टू, यानी कि अगर पार्लियामेंट या कोर्ट ने इस हवाले से कोई रूल्स बनाया हो तो वो अपने रिव्यू जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है या रिव्यू वो खुद ले सकता है फेडरल कंस्टिट्यूशनल कोर्ट अपने जजमेंट्स और आर्डर्स पे। 170H पे जो है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के हवाले से डिस्कस किया गया है। इफ़ द प्रेसिडेंट बिलीव्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस ही may refer it to the Federal Constitutional Court. The court give its legal opinion, reports back to the president. This opinion is advisory not binding। यानी कि कोई बाइंडिंग जुरिस्डिक्शन नहीं है, एडवाइजरी, यानी कि उनको सुलह मशवरा देना है, उनको कोई एडवाइस करना है, उनको कोई नसीहत करना है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये यकीन रखता है कि अगर कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस के हवाले से कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है रेज हुआ हो तो फिर ये जो है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो रेफ़र करेगा फेडरल कंस्टिट्यूशनल कोर्ट में। फिर जो फेडरल कंस्टिट्यूशनल कोर्ट है वो अपना लीगल ओपिनियन देगा। अपना लीगल ओपिनियन देने के बाद वो रिपोर्ट फॉरवर्ड करेगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को और इस ओपिनियन को एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहते हैं, नॉट बाइंडिंग। ये एडवाइजरी एक जुरिस्डिक्शन होता है और ये बाइंडिंग नहीं होता है, चाहे तो प्रेसिडेंट उसे मान सकता है चाहे तो उसको रिफ्यूज़ कर सकता है। आर्टिकल 175
आई में जो है रिटायरमेंट एज ऑफ जजेस ऑफ फेडरल कंस्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से जजेस की जो रिटायरमेंट एज होगी वो 68 है। जजेस रिटायर्स एट 68 ईयर्स। चीफ जस्टिस टर्म्स इन 3 ईयर्स। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसमें ये है, इवन इफ़ द चीफ जस्टिस इज़ बिलो 68 ईयर्स ही मस्ट रिटायर आफ्टर 3 ईयर्स। देखें सबसे पहले तो ये है कि रिटायर की जो जजेस की जो रिटायरमेंट है जो वो 68 है, और चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो टर्म है वो 3 ईयर्स है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जो एज अगर 68 भी है तो ये जो है 3 साल टेन्योर पूरा करके वो रिटायर होगा। यानी कि अगर 68 से मुरादी अगर उसके 67 ईयर उसकी एज है तो फिर वो फर्दर आगे 3 ईयर पूरा कंप्लीट करके वो रिटायर होगा। उसके बाद 175 जे और 175 के को हम एक साथ मिला के पढ़ते हैं। एक्टिंग जजेस। एक्टिंग चीफ जज अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट व्हेन ऑफिस इज वैकेंट, चीफ जस्टिस इज एब्सेंट और अनेबल टू परफॉर्म ड्यूटीज़। अच्छा, एक्टिंग जो चीफ जस्टिस जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट कर सकता है अगर चीफ जस्टिस एब्सेंट हो या उसकी पोजीशन वैकेंट हो या वो अनेबल हो टू परफॉर्म इस ड्यूटी, या अपनी ड्यूटी सर अंजाम वही नहीं दे सकता है तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर सकता है। एक्टिंग जज जो एक्टिंग जज है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का वो कौन अपॉइंट कर सकता है? द प्रेसिडेंट में अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, इवन रिटायर्ड जजेस। सच अपॉइंटमेंट कंटिन्यू अनटिल रिवोक। देखो बहुत ही अहम पॉइंट है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को या हाई कोर्ट के जज को या इवन किसी रिटायर्ड जजेस को जो है वो एक्टिंग जज अपॉइंट कर सकता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का। और ये जो है ना मज़े की बात ये है कि सच अपॉइंटमेंट कंटिन्यूज अनटिल रिवोक, जब तक वो आर्डर को रिवोक नहीं करता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तब तक वो आर्डर जारी रहेगा। इसके तो बहुत ही मज़े हैं इस जज के, फिर जो भी अपॉइंट होगा। आर्टिकल 175L सीट ऑफ द कोर्ट। देखें हमने अपने कंटेंट में ही पढ़ा था, हम ये इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कह के उसमें हमने ये बताया था कि सीट ऑफ द कोर्ट के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। परमानेंट सीट, इसकी जो परमानेंट सीट होगी इससे मुराद ये है कि परमानेंट जो ऑफिस होगी, जो इनका प्रिंसिपल जो सीट होगा, प्रिंसिपल जो ऑफिस होगी वो इस्लामाबाद में होगी। द कोर्ट में सीट एट अदर प्लेसेस विद अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के अप्रूवल से इनकी जो सीट हैं या फिर इनकी जो रजिस्ट्री हैं वो इस्टेब्लिश किया जा सकता है इन अदर प्लेसेस, अदर प्रोविंसेस में भी। Conclusion. The Federal Constitutional Court marks a major shift in Pakistan's constitutional structure. पाकिस्तान की जो constitutional structure है उसमें ये Federal Constitutional Court को जो क्रिएट किया है ये बहुत ही एक बड़ा शिफ्ट है, बहुत ही एक समझें कि बहुत ही एक बड़ी अमेंडमेंट हो गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, खुसूसन जुडिशरी के रिफॉर्म्स में। इट्स पर्पज़ इज़ टू, इसका मेन पर्पज़ है कि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशन फ्राम ऑर्डिनरी लिटिगेशन, रिड्यूस बर्डन ऑन द सुप्रीम कोर्ट, स्ट्रेंथन फेडरलिज्म, इंश्योर फोकस्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस कोर्ट विल प्ले अ डिसिसिव रोल इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर। देखिए इसका मेन पर्पज़ ये है कि जो लिटिगेशन थी सुप्रीम कोर्ट में, ऑर्डिनरी जो लिटिगेशन थी जिसमें फैमिली मैटर्स होते थे, रेंटल होते थे, सिविल केसेस होते थे, यानी कि फिर कॉन्स्टिट्यूशनल भी होते थे, अदर यानी कि वो मल्टी नेचर के केसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को बिल्कुल अलग किया है ताकि सुप्रीम कोर्ट का जो है बर्डन है वो बिल्कुल कम होगा और कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी केसेस हैं वो आराम से और जल्दी उसको निपटाया जा सके। स्ट्रेंथन फेडरलिज्म, यानी कि फेडरल जो है उसको मजबूत बनाना भी मेन मकसद है। इंश्योर फोकस इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक अहम बात ये भी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंटरप्रिटेशन है उसको इंश्योर करने के लिए भी ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को इस्टेब्लिश किया। दिस कोर्ट विल प्ले अ डिसिसिव रोल इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर। ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है ये एक अच्छा रोल प्ले करेगा पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्यूचर है इस हवाले से। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पहले अगर आपको समझ नहीं आता है तो फिर आप दूसरी दफ़ा देखें, तीसरी दफ़ा देखें। जब तक आपको समझ नहीं आता है तब तक आप इसे देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।